नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सामान्य हिंदी का 40वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त करते रह सकें। तो इसके लिए आप हमारे इस लिंक पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च करिए या डायरेक्ट पीकेटी एजुकेट सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा पब्लिक चैनल मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करिए जिससे समय समय पर मैं आपको सारी अपडेट से अवगत कराता रहूं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप जानते हैं कि 20 सेकंड का वक्त आपके लिए मुकर्रर किया गया है प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो अब इस समय आपके स्क्रीन पर है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। विकल्प ए है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बी है पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, सी है श्याम पौधे सींच रहा है और डी है जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। इसमें सही जवाब आपको देना है। 20 सेकंड का वक्त आपके पास है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, श्याम पौधे सींच रहा है। आप जानते हैं सींचना का अर्थ ही होता है पानी देना। आप तीनों वाक्यों पर अगर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह सींचना के साथ जल शब्द जुड़ा हुआ है। ये देखिए, जल से सींच रहा है तो जल यहां पर अनावश्यक शब्द है, यहां पर जल शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। श्याम पौधे को सींच रहा है, ऐसे भी वाक्य बन सकता था। श्याम पौधे सींच रहा है, यह भी सही है, लेकिन जल शब्द का अनावश्यक प्रयोग होने की वजह से शेष तीनों वाक्य आपके यहां पर गलत हैं, जबकि विकल्प सी आपका यहां पर सही है। श्याम पौधे सींच रहा है, सींच रहा है माने श्याम पौधों को पानी दे रहा है। विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मितव्ययी, बी है मितव्यय, सी है मिताहारी और डी है मितहारीन। मितव्ययी का अर्थ होता है जो कम खर्च करने वाला हो और मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च, जबकि मिताहारी का अर्थ होता है कम आहार करने वाला, कम भोजन करने वाला। जबकि मितहारीन कोई शब्द ही नहीं है, तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प सी, मिताहारी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है? विकल्प ए है श्रृंगार रस को, बी है वीर रस को, सी है शांत रस को और डी है विभत्स रस को। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है, जबकि वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा जाता है। शांत रस को रसों का दास कहा जाता है। तो चूंकि यहां संयोग और वियोग जैसी कोई चीज आई नहीं है और अगर रसराज यहां पर पूछा जा रहा है तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? विकल्प ए है अस्थाई भाव, बी है अनुभाव, सी है संचारी भाव और डी है उद्दीपन।
तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। ऐसे भाव जो हमेशा हमारे हृदय में बनते बिगड़ते रहते हैं वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, और ये प्रत्येक रस के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं, हमारे हृदय में संचरित होते रहते हैं। इसी वजह से इनको संचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्थिर नहीं होते, इसीलिए इनको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, वीप्सा अलंकार अलंकार भेद के किस भाग में आता है? विकल्प ए है शब्दालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है उभयालंकार और डी है पाश्चात्य अलंकार। आप जानते हैं हिंदी में प्रमुखतः हमारे यहां दो ही अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वीप्सा अलंकार में क्या होता है? संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अरे, यह क्या कर रहे हो, तो अरे में यहां पर क्या हो गया? वीप्सा अलंकार हो गया। हे राम, यह क्या है? वीप्सा अलंकार है। अंग्रेजी में जिसे हम एपिस्ट्रॉफी कहते हैं, संबोधन अलंकार कहते हैं, वही हमारे यहां हिंदी में वीप्सा अलंकार कहलाता है। तो वीप्सा अलंकार को हम संबोधन अलंकार के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये शब्दों में चारुता उत्पन्न करते हैं, इसलिए वीप्सा अलंकार को हम शब्दालंकार की श्रेणी में रखते हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है यमक, बी है अनुप्रास, सी है उपमा और डी है रूपक। आप जानते हैं उपमा अलंकार की पहचान होती है किसी वाक्य में सा, सी, से, सम, सरिस, समान, ये सब अगर वाचक शब्द आ जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वहां उपमा अलंकार है। तो यहां आप देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो यहां सी शब्द आया है, यह वाचक शब्द है। इससे पता चल गया कि यहां पर उपमा अलंकार है। यहां पर बच्ची की तुलना फूल से की गई है, तो बच्ची यहां पर उपमेय है, फूल यहां पर उपमान है और कोमल यहां पर साधारण गुणधर्म है और सी यहां पर वाचक है। और इसी सी से ही पता चलता है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। विकल्प ए है रामलला, बी है बुद्धिमती स्त्री, सी है रमापति और डी है सीताराम। रामलला दशरथ के पुत्र होने की वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी को रामलला कहा जाता है, और यह रामचंद्र जी के लिए उपाधि है रामलला, इसलिए विशेषण शब्द हो गया। बुद्धिमती स्त्री, यहां पर बुद्धिमती स्त्री की विशेषता है, इसलिए यहां भी विशेषण विशेष्य हो गया। बुद्धिमती यहां पर विशेषण है और स्त्री विशेष्य है। रमापति विष्णु भगवान के लिए विशेषण शब्द है। रमापति का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति, और विष्णु भगवान के लिए यह एक उपाधि है, इसलिए रमापति भी यहां पर विशेषण शब्द है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेषण शब्द हमेशा या तो विशेष शब्द या तो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम होंगे। विकल्प डी आप ध्यान से देखिएगा, सीताराम, सीता भी यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये दोनों विशेष्य हैं। बाकी आपके ए बी सी विशेषण हैं। तो विकल्प डी में सीता और राम दोनों विशेष्य हैं, क्योंकि दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? विकल्प ए है संख्यावाचक,
बी है परिमाणवाचक, सी है गुणवाचक और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, गुणवाचक विशेषण। साड़ी की विशेषता क्या है? वह नीले रंग की है। तो नीली शब्द यहां पर क्या है? रूप रंग सूचक विशेषण है, जो गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन विद्वानों ने 7 ही भेदों को स्वीकार किया है। तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद स्वीकार किए गए हैं और उन 7 में से एक विशेषण का भेद है रूप रंग सूचक विशेषण। तो उसी में आपका नीला, पीला, हरा, लाल, ये रंगों के नाम सब आ जाते हैं। तो फिलहाल नीली यहां पर गुणवाचक विशेषण है और साड़ी यहां पर विशेष्य है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, सही युग्म पहचानिए। विकल्प ए है काले टोपी, बी है सुनहरी पत्ता, सी है दुबला पतला लड़का और डी है उड़ता हुआ चिड़िया। यहां आपको यह देखना है विशेषण के साथ जो विशेष्य आया है, क्या उसका लिंग और वचन ये दोनों सही है? तो काले टोपी तो होगा नहीं, टोपी एक वचन है, तो यहां होना क्या चाहिए? काला टोपी। तो इसका मतलब पहला वाला गलत है। बी है सुनहरी पत्ता, पत्ता एक वचन है इसलिए सुनहरा पत्ता होना चाहिए। सी है दुबला पतला लड़का, इसमें कोई गलती नहीं है। डी है उड़ता हुआ चिड़िया, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? उड़ती हुई चिड़िया। यहां पर लिंग दोष है। तो कहने का मतलब यह है यहां पर विकल्प सी आपका सही है, दुबला पतला लड़का। यहां पर दुबला पतला विशेषण है और लड़का विशेष्य है। तो सही युग्म आपका विकल्प सी है, बाकी तीनों में त्रुटियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 10वां प्रश्न है, जो अब इस समय आपके स्क्रीन पर है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? विकल्प ए है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक, सी है सार्वनामिक विशेषण और डी है व्यक्तिवाचक। तो यहां पर आप देखिए बहुत लोग घायल हुए हैं, यहां बहुत विशेषण है और लोग विशेष्य है। तो यह तो पता चलता है कि लोग घायल हुए हैं, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं इसका पता नहीं चलता। तो यह संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो बहुत यहां पर संख्यावाचक विशेषण है और लोग विशेष्य है, इसलिए यहां पर आपका विकल्प सही है संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक यहां पर गलत है। तो विकल्प आपका सही। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है मैं कहता हूं कि तुम गोपाल जाओ। वास्तव में यहां भोपाल होना चाहिए था, गोपाल हो गया है, इसको बना लीजिएगा। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। बी है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। सी है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई और डी है मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। देखिए ये चारों ही वाक्य मिश्रित वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य में 3 तरह के उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है? 2 उपवाक्यों के बीच में या तो की आएगा या कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कैसे, कब, कहां, किसको, क्यों आएगा। तो तुरंत समझ जाइएगा कि इसके तुरंत बाद वाला उपवाक्य क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। और ऐसे वाक्य भी क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। तो मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, इस वाक्य में मैं कहता हूं मुख्य उपवाक्य है
प्रधान उपवाक्य जिसे आप कहते हैं, कि तुम भोपाल जाओ, यह संज्ञा उपवाक्य हो गया। यहां डी में भी आप देखिए, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, कि आप यहीं रहें, संज्ञा उपवाक्य है। इसके अलावा दूसरा है आपका विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होती है? दो उपवाक्यों के बीच में जो, जहां, जिसने, जिसको, जिसे, ऐसे जो है संयोजक जुड़े रहते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, और इनके बाद वाला उपवाक्य हमेशा विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे, यह वही लड़का है जो कल मुझसे मिला था, यह वही मकान है जहां मैं पैदा हुआ, तो जो मुझसे मिला था विशेषण उपवाक्य है। यह वही मकान है जहां मैं पैदा हुआ, तो जहां मैं पैदा हुआ विशेषण उपवाक्य है। ठीक उसी तरह का वाक्य आपका बी है, ऑप्शन नंबर। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें आपका विशेषण उपवाक्य क्या बनेगा? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये देखिए जो आ गया, तो लखनऊ एक ऐतिहासिक नगर है, प्रधान उपवाक्य हो गया। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह आपका आश्रित उपवाक्य हो गया, और आश्रित उपवाक्य में विशेषण उपवाक्य हो गया। जबकि सी में आप देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो जब हम वाक्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना आप जानिए कि विकल्प बी में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह विशेषण उपवाक्य है, इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन सही क्या होगा? विकल्प बी। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए है प्रज्वलित, बी है समुज्ज्वल, सी है उज्ज्वल, और डी है समुज्ज्वल। तो इसमें आपका गलत वर्तनी वाला शब्द है विकल्प डी। वास्तव में यह समुज्ज्वल नहीं है बल्कि समुज्ज्वल है। तो प्रज्वलित यह भी सही है, समुज्ज्वल बी भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, लेकिन डी आपका यहां पर गलत है। यहां पर आधा ज का प्रयोग 2 बार होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, और इसी का सही है आपका विकल्प बी, समुज्ज्वल ऐसे होना चाहिए था। तो फिलहाल यहां पर विकल्प डी में त्रुटि है, तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? विकल्प ए है लंगड़, बिल्कुल सही है। कोकण यह भी सही है। बुझक्कड़ यह भी सही है। विकल्प डी आपका यहां गलत है। यह भुक्खड़ नहीं बल्कि भुक्खड़ है। ये भू आधा क ख ड़ ऐसे लिखा जाना चाहिए। यहां पर ख ख को ले आ दिया, आधा क ख होना चाहिए था, तब आपका यह सही होता। तो विकल्प डी में अशुद्धि है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। विकल्प ए है हवा में उड़कर चिड़िया पकड़ना, बी है वाक चतुर होना, सी है प्रतिभाशाली होना, डी है असंभव कार्य करना। आपने गांव में बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अगर इस लिहाज से आप देखें तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है, असंभव कार्य करना, माने जो सामान्य व्यक्ति जो कार्य ना कर सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है। वर्षाभू किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए है सांप, बी है मोर, सी है मेढक, और डी है पपीहा। देखिए वर्षा जब होती है तो मोर की भी अहम भूमिका होती है,
बादल गरजते ही मोर बोलना शुरू कर देते हैं, मेढक भी टरटराने लगते हैं, पपीहे का भी वर्षा ऋतु से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। तो तीन तो बड़े ही निकट के विकल्प दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्षाभु यह पर्यायवाची मेढक का है। मेढक को ही वर्षाभु कहा जाता है, सांप, मोर या पपीहा को नहीं कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है। अग्राह्य, त्याज्य, दोनों सही, सधवा। अग्राह्य का अर्थ होता है त्याज्य, जिसे हम त्याग दें, और ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य जो हो। तो ग्राह्य का अग्राह्य विलोम शब्द बिल्कुल सही है, त्याज्य भी इसका विलोम शब्द सही है। तो ग्राह्य और त्याज्य दोनों सही हैं, तो इसका मतलब सी विकल्प भी आपका इस लिहाज से विलोम शब्द के लिहाज से सही है। लेकिन ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या नहीं होगा? यहां पर विकल्प डी आपका सही है, सधवा। यह ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द नहीं होगा, क्योंकि यह वास्तव में विधवा का विलोम शब्द है। विधवा का विलोम शब्द सधवा भी होता है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। विकल्प ए है मंदाकिनी सोती है, बी है बालिका निबंध लिखा रही है, सी है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और डी है बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो मंदाकिनी सोती है, मंदाकिनी खुद से सो सकती है, कार्य को स्वयं से कर सकती है, इसमें उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है, यह कर्मक क्रिया है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सकर्मक नहीं हो सकता। बी है बालिका निबंध लिखा रही है, वास्तव में बालिका यहां पर निबंध खुद नहीं लिख रही है, बल्कि दूसरे से लिखवा रही है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है। और आप जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक क्रियाएं होती हैं, इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सकर्मक वाक्य है, इसमें निबंध कर्म है। जबकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि आकाश में यहां पर पद आ गया है। और आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है कभी कर्म का कार्य नहीं करते हैं। तो आकाश में स्थान सूचक शब्द है, यह कर्म कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां पर पक्षी आसमान में उड़ते हैं, यह भी अकर्मक क्रिया है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, यहां पर हंसना अकर्मक क्रिया है, जबकि खिलौना पाकर का कर्म है खिलौना, तो पाकर यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया का कर्म है खिलौना, यह हंसना का कर्म नहीं है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। हंसना अकर्मक क्रिया है, खिलौना पाकर यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। तो बालक खिलौना पाकर हंसता है, यह भी अकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह भी अकर्मक क्रिया है। मंदाकिनी सोती है, यह भी अकर्मक क्रिया है। यहां पर विकल्प बी आपका सकर्मक है, बालिका निबंध लिखा रही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, वह दरवाजा खटखटा रहा है, इस वाक्य में खटखटाना किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए है संयुक्त क्रिया, बी है पूर्वकालिक क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, और डी है नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, नाम धातु क्रिया। आप जानते हैं नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार से बनाई जाती हैं। संज्ञा के प्रयोग से, जैसे लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। इसके अलावा सर्वनाम के प्रयोग से, जैसे अपना से अपनापन। विशेषणों के प्रयोग से, जैसे तोतला से तुतलाना, पागल से पगलाना। और अनुकरणवाची शब्दों के प्रयोग से, जैसे तड़ तड़ से तड़तड़ाना, फट फट से फटफटाना, खट खट से खटखटाना। तो आप देख सकते हैं
यहाँ खट खट से खटखटाना क्रिया बनी है, तो यह भी आपकी क्या है, नाम धातु क्रिया है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, मोहन मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा पक्ष है? विकल्प ए है अपूर्ण स्थित क्रिया पक्ष, बी है पूर्ण स्थित क्रिया पक्ष, सी है आवृत्ति मूलक स्थित क्रिया पक्ष और डी है नित्यता बोधक क्रिया पक्ष। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, नित्यता बोधक क्रिया पक्ष। नित्यता बोधक क्रिया पक्ष को ही निरंतरता बोधक क्रिया पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इससे कार्य के लगातार होने की स्थिति का बोध होता है। वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में या भूतकाल में रहता है। जैसे मोहन गीत गा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह सो रहा है, मोहन मैदान में दौड़ रहा है, तो ये सब क्रियाएं लगातार जारी रह रही हैं, तो इसलिए इसमें नित्यता बोधक क्रिया पक्ष है। मैंने पक्ष के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प डी आपका सही है। तो 3 और ऑप्शन जो आपके हैं, अपूर्ण स्थित क्रिया पक्ष, मैंने आपको बताया था कि क्रिया की जिससे कार्य की अपूर्णता या अस्पष्टता प्रतीत होती है उसे अपूर्ण स्थित क्रिया पक्ष कहते हैं। जैसे श्याम लड़का है या श्याम जाता है, तो यहाँ पर श्याम से लड़का और जाने का बोध तो होता है, परंतु उसके गुण दोष या कहाँ जाता है, किस लिए जाता है आदि की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण स्थित क्रिया पक्ष। पूर्ण स्थित क्रिया पक्ष में कार्य की पूर्णता का बोध होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने सेब खाया है, लड़के घर जा चुके हैं, ये सब पूर्ण स्थित क्रिया पक्ष है। आवृत्ति मूलक स्थित क्रिया पक्ष में क्या होता है, इसमें कार्य की आवृत्ति होती है बार बार। जैसे कंपनी से गाड़ियां निकलती हैं, सूर्य निकलता है, और इस तरह से इसका मतलब सूर्य आज नहीं निकल रहा है, बार बार निकल रहा है। और कंपनी से गाड़ियां निकलती हैं तो एक ही बार में नहीं निकल रही हैं, बार बार गाड़ियां उससे निकाली जा रही हैं। तो ये सब क्या है, आपका आवृत्ति मूलक स्थित क्रिया पक्ष है। तो ये 4 क्रिया पक्ष होते हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था। आज फिर मैंने संक्षिप्त परिचय आपको इसके बारे में दे दिया। तो फिलहाल विकल्प डी आपका यहां पर सही है। ये बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से बनाई जाती है उसे कौन सी धातु कहते हैं? विकल्प ए है सामान्य धातु, बी है व्युत्पन्न धातु, सी है सम्मिश्रित धातु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, व्युत्पन्न धातु। आप जानते हैं, जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा किसी अन्य प्रकार से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पीना सामान्य क्रिया है और पीना धातु से हमने बनाया क्या, पिलाना, पिलवाना। ये पिलाना और पिलवाना क्या है, व्युत्पन्न क्रिया है या व्युत्पन्न धातु है। जैसे देना सामान्य क्रिया है, हमने दिलाना बनाया, दिलवाना बनाया, तो ये व्युत्पन्न क्रिया है। तो सामान्य धातु में या सामान्य क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न क्रिया या व्युत्पन्न धातु कहते हैं। तो जैसे रोना से रुलाना, रुलवाना, सोना से सुलाना, सुलवाना, उठना से उठाना, उठवाना, कटना से कटाना, कटवाना, उड़ना से उड़ाना, उड़वाना, ये सब क्या हैं, आपकी व्युत्पन्न धातुएं हैं। और अगर सामान्य धातु की बात करें तो पीना, देना, रोना, सोना, उठना, कटना, उड़ना, ये सब क्या है, सामान्य धातुएं। बात अगर सम्मिश्रित धातु की करें तो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप को ही हम सम्मिश्रित धातु कहते हैं। जैसे काम करना, काम होना, जैसे हमने बोल दिया नाम होना, छेद होना, हत्या होना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना, दर्शन देना, कष्ट देना, धन्यवाद देना, काम आना, पसंद आना, नजर आना,
भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना, चक्कर मारना, डींग हाँकना, झपट्टा मारना, ये सब क्या है? आपकी सम्मिश्रित धातुएं हैं। तो विकल्प फिलहाल बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकल्प ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो क्रिया की अगर अवस्थाओं की बात की जाए तो क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। सामान्य अवस्था में क्या होता है? इसमें क्रिया की साधारणता का बोध होता है और सामान्य रूप से कार्य के होने का पता चलता है। जैसे मोहन खेल रहा है, मैं पढ़ता हूं, तुम जाते हो, वह आता है, यह सब क्या है? सामान्य अवस्था या साधारण अवस्था है। इसके बाद दूसरा है आपका विधि अवस्था या आज्ञार्थक अवस्था। इसमें क्या किया जाता है? आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न, उपदेश, इन सब के भाव का द्योतन होता है, प्रकाशन होता है। जैसे तुम खाओ, आप मेरी मदद करें, गुरु को प्रणाम करो, संतों की वाणी सुननी चाहिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें सदैव सत्य बोलना चाहिए। ये सब क्या हैं? विधि सूचक वाक्य हैं या विधि सूचक अवस्था है क्रिया की। इसके बाद वैसे तो विधि सूचक अवस्था के भी 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, लेकिन ये सब बताने का मतलब बहुत अंदर तक जाना होगा। फिलहाल हम तीसरे भेद पर बात करते हैं, संभाव्य अवस्था पर। संभाव्य अवस्था में क्या होता है? इससे संभावना, अनिश्चय, अनुमान, संदेह, इन सब का बोध होता है। जैसे शायद वह विश्वविद्यालय में मिले, यदि संतोष आ जाए तो सुख की अनुभूति होगी, यदि मैं राजा हूं तो तुझे अपनी रानी बनाऊं। ये सब क्या हैं? ये सब संभाव्य अवस्थाएं हैं। तो क्रिया की फिलहाल 3 अवस्थाएं होती हैं, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, वह प्रातः मुंबई चला गया। इस वाक्य में अव्यय है। विकल्प ए है वह, बी है प्रातः, सी है मुंबई और डी है चला गया। तो वह तो यहां पर सर्वनाम है, मुंबई आपका यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चला गया क्रिया है और यहां पर आपका प्रातः है कालवाचक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कालवाचक अव्यय है, समय का बोध करा रहा है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है, ई और री को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण किस लिंग में होते हैं? विकल्प ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वास्तव में ई और री ये तीनों ही स्त्रीलिंग में हैं और इन तीनों के अलावा वर्णमाला के जितने वर्ण हैं सब पुल्लिंग में हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, पुल्लिंग, और ये तीनों किस में हैं? स्त्रीलिंग में हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। विकल्प ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में विसर्ग संधि है, विकल्प सी आपका यहां पर सही है। यशः धन दा बराबर यशोदा। आप जानते हैं विसर्ग के पहले अगर अ हो और प्लस के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व हो और उष्म व्यंजन का ह हो या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के पहले का अ ओ में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यशः धन दा बराबर यशोदा, यशः धन गान बराबर यशोगान, मनः धन हर बराबर मनोहर। ये सब विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? विकल्प ए है महाधन उत्सव, बी है महोधन उत्सव, सी है महोत धनसव
और डी है महेधन उत्सव। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प ए महाधन उत्सव। इसमें गुण संधि है, ये देखिए आ प्लस उ दोनों मिल करके बन रहे हैं क्या, ओ की मात्रा। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, इसमें गुण संधि है, विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प ए है सिपाही, बी है बालक, सी है सुंदर और डी है मनुष्य। तो सिपाही जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे अपने पूरे वर्ग का बोध होता है। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि बालक के पूरे समूह का वर्ग का बोध होता है। सुंदर यहां पर विशेषण शब्द है, जबकि मनुष्य भी यहां जातिवाचक संज्ञा है, तो सुंदर यहां पर विशेषण शब्द है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प ए है मिठाई, बी है चतुराई, सी है लड़ाई और डी है उतराई। आपको मैंने एक बार बताया था और शायद आप जानते भी होंगे, मिठाई को छोड़कर कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें आई प्रत्यय जुड़ा होता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। मीठा से मिठाई बना है, मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह मिठास बनेगी। इसके अलावा जितने भी शब्द हैं अगर उनके अंत में हम आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वे हमेशा क्या बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो चतुराई, लड़ाई, उतराई ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन मिठाई यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। यहां मिठाई कह देने से ही मिठाई के पूरे वर्ग का बोध होता है, पूरे मिठाइयों, सभी तरह की मिठाइयों का बोध होता है, इसलिए यहां पर मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहां पर भाववाचक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। विकल्प ए है पुल्लिंग बहुवचन अपादान, बी है स्त्रीलिंग बहुवचन करण, सी है पुल्लिंग एक वचन कर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर सबसे पहले यह देख लीजिए कि हमारे पास संज्ञा कितने हैं। इसमें पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, इसमें दो संज्ञा हैं, आंखों पानी। अब एक चीज ये देख लीजिए, आंखों से अगर पानी निकल रहा है तो आंखों से पानी अलग हो रहा है, तो कारक कौन सा होगा, अपादान होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। आंखों यहां पर बहुवचन संज्ञा है, पानी यहां पर एक वचन है और पुल्लिंग है, क्योंकि निकलता है अंत में आया है तो इससे पता चलता है कि पुल्लिंग है। निकलती है आता तो स्त्रीलिंग होता। तो अब हमें यह देखना है, पानी पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए में पुल्लिंग है। अपादान कारक की विभक्ति भी है, अपादान भी है विकल्प ए में। आंखों शब्द यहां पर बहुवचन है, तो इसका मतलब यहां पर सही विकल्प आपका क्या होगा, पुल्लिंग बहुवचन अपादान। तो पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक में पहला विकल्प आपका सही है, पुल्लिंग बहुवचन और अपादान, क्योंकि बाकी तीनों में कहीं भी अपादान कारक नहीं है। दूसरी चीज, पानी पुल्लिंग शब्द है और जबकि विकल्प बी में आपका स्त्रीलिंग है, सी में कर्म कारक है, वैसे भी वाक्य का जो है ऑप्शन ये गलत है। तो कुल मिला जुला करके विकल्प सी ही आपका, विकल्प ए ही आपका यहां पर सही है और वही आपका सही माना जाएगा। तो विकल्प ए जो है सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, चोर किस प्रकार की संज्ञा है। विकल्प ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है समूहवाचक और डी है व्यक्तिवाचक। तो चोर कह देने मात्र से ही पूरे वर्ग का बोध होने लगता है, पूरे चोर जाति का बोध होने लगता है, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। व्यवसायों के नाम वैसे भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं और चोरी करना भी एक व्यवसाय है। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है, जातिवाचक संज्ञा। आइए आगे बढ़ते हैं। आमरण में समास है, विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष,
सी है कर्मधारय और डी है द्विगु। आप जानते हैं अ, अन और न इन तीन उपसर्गों को छोड़कर यदि किसी भी उपसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ होता है तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, अव्ययी भाव समास। बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहां पर गलत हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। और इसी के साथ आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला भी समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया है और ज्यादातर आपके प्रश्न सही हैं। यदि ऐसा नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप सारे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ये हमें जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं। इससे मुझे उत्साहवर्धन मिलता है, इससे मैं और बेहतर आपके लिए कंटेंट तैयार करूंगा और अच्छी प्रश्न श्रृंखला तैयार करूंगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे अवगत कराएं कि आपकी प्रगति कैसी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं, इसके समस्त प्रश्नों का पीडीएफ अब यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट्स को सर्च करके वहां पर जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।